नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग राजस्थान अध्ययन का भाग 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें मध्यकालीन राजवंश को हम लोग पढ़ रहे थे। चौहान वंश रह गया था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी किया कीजिए। तो आइए चौहान वंश पढ़ते हैं। हम चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत प्रश्नों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों में उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चंदेल शासक परमर्दी देव के देशभक्त सेनानी अलाउद्दीन को मारकर 1182 को महोबा को जीत लिया। तो महोबा 1182 में, ठीक है। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहते थे। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य का कारण बन गई। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयुक्ता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। इस भूल के परिणामस्वरूप 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने कार्यकाल के आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, जो उसके एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के वह सभी युद्धों में विजेता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयनक, विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप उसके दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियाँ उसके समय को अमर बनाए हुए हैं। जयनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था, साथ में मित्र भी कहलाता था। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हम्मीर का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हम्मीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। हम्मीर की रानी रंगा देवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम जौहर रंगा देवी और उनकी जो पुत्री थी उन्होंने किया था। हम्मीर के बारे में प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। जालौर की चौहान शाखा संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जवालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है। तो जालौर को नाम पहले क्या बोलते थे? जवालीपुर, और किले को सुवर्णगिरी, ठीक है, जिसको अब भ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक खांडते चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 में सिबना पर आक्रमण किया। उस समय चौहानों के एक सरदार, जिसका नाम सातल देव था, दुर्ग का रक्षक था। उसने अपने स्थानों पर तुर्कों को छकाया था, इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया और अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। इस विजय के पश्चात 1311 में जालौर का भी पतन हो गया और वहाँ का शासक कान्हड़ देव
वीर गति को प्राप्त हुआ। वह सूरवीर योद्धा, देशाभिमानी, चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस, सूझबूझ से किले निवासियों, सामंतों और राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की थी। अब वर्तमान हड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशी या हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन राणपुर के लेखक में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी का नाम क्या मिलता है? वृंदावती। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की। राव देवा ने बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, जो 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 में नए राज्य के रूप में मान्यता दी थी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपगम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियाँ विख्यात रही हैं। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है, वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है। ठीक है।